हेलो स्टूडेंट्स। कई वीडियोस में हमने वेक्टर्स के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब बहुत ज़रूरी भी था। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेक्टर्स समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल है अब समझ आ गया होगा। वैसे देखा जाए तो वेक्टर आसान है, ना समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। एक बार समझ जाओ तो आसान है। तो अब आगे ले चलते हैं हमारे इस चैप्टर को, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हम लोग क्या देख चुके थे। यदि हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास कैपिटल M है और उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वेक्टर R है। लिख दूं क्या मैं? मास M है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वेक्टर R वेक्टर कैपिटल R है। इसमें n पार्टिकल्स हैं और इन सभी पार्टिकल्स का लोकेशन वेक्टर क्या है? स्मॉल r से हम लोग देते हैं, स्मॉल r i वेक्टर से। ith पार्टिकल का लोकेशन वेक्टर है ri और इसका मास है, ith पार्टिकल का मास है स्मॉल m i। मतलब कैपिटल में लिखेंगे यानी कि हम लोग सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, और स्मॉल में लिखेंगे तो इसका मतलब है हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तब याद करो, हमारा जो नॉर्मल फिजिक्स होता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, क्या होता था? ये तो पहला इक्वेशन जो है, मास इनटू पोजीशन है ना, मास इनटू पोजीशन, मास ऑफ द सिस्टम इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 M3 R3। ये तो हमारा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन था ना। कैपिटल आर वेक्टर कैसे निकालते थे? समेशन ऑफ एम आई मल्टीप्लाइड बाई आर आई वेक्टर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई वेक्टर, या इसको और लिख सकते थे समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, टोटल मास है ना। इस m को यदि लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हमारा आ जाता है ये पहला इक्वेशन, समेशन m इंटू कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई वेक्टर। यह तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है। याद आ रहा है? इसके ऊपर तो बहुत अच्छे से हम लोग बात कर चुके हैं। यह हमारा है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। चलो, इस डेफिनेशन को सामने में रखते हुए अब हम लोग रिलेट करते हैं पुरानी फिजिक्स से। पुराने फिजिक्स का मतलब जो हम लोग अभी तक सीखे थे, लीनियर मोशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से। इस डेफिनेशन को पहले अलग कर दिया, अब हम लोग नॉर्मल फिजिक्स से कंपेयर करते हैं। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? खैर, ये जो हमारा ऊपर वाला इक्वेशन है ना, ऊपर वाला इक्वेशन जो है, इसमें जो लोकेशन वेक्टर है आर वेक्टर जो है, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाता है? वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है, या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे तो डी आर बाई डी टी होता था। तो अब वापस से देखो, इस इक्वेशन को अगर टाइम से डिफरेंशिएट कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो जितना भी डी आर बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ पे डी आर बाई डी टी, यहाँ पे भी आएगा डी आर बाई डी टी, डी वन बाई डी टी, डी टू बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, है ना। सभी को यदि टाइम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पोजीशन को टाइम से डिवाइड करने से मिलती है हमें वेलोसिटी। ये इक्वेशन आएगा। मैप करने की कोशिश करो, मैं जो बता रहा हूं, वेलोसिटी पोजीशन को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए या डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेलोसिटी से कैसे रिलेशन आएगा इसका? m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू प्लस mn इंटू वी एन। ठीक है,
जिस तरीके से हमने अलग अलग पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाला है, ठीक उसी तरह से अलग अलग पार्टिकल के वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। रिलेशन समझ में आ रहा है? अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी इस तरीके से। और फिर इस इक्वेशन को यदि टाइम से फिर से डिवाइड कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सब एक हर एक एंटिटी का कर देंगे, इसका कर देंगे, पहला पार्टिकल का, दूसरा पार्टिकल का, nth पार्टिकल का, सभी पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करने से क्या आएगा? एक्सेलरेशन। लिखा हुआ है ही सामने, सभी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें। और ये एक्सेलरेशन भी हमारे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा, सेम फॉर्मूला से। देखो सेम फॉर्मूला बार बार आ रहा है, कोई नई चीज नहीं हो रही है, सेम फॉर्मूला है जो बार बार आ रहा है। और जब हम लोग इस फॉर्मूले पे आ गए हैं तो m1 इंटू A1 क्या होगा? फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स है। m2 इंटू A2 क्या होगा? दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्स है। mn इंटू AN क्या होगा? nth पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है। तो फोर्स, अलग अलग पार्टिकल्स की फोर्स यदि हमें मिल जाती है, हाँ, अलग अलग पार्टिकल्स पे कितनी कितनी फोर्स लग रही है अगर ये हमें पता चल जाता है तो हम लोग पूरे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt होता था, या r2 माइनस r1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 होता है। एक्सेलरेशन इसी तरह से v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारे इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस सिस्टम ऑफ पार्टिकल केस में है। ठीक है, देखो आप घबराना नहीं है, इतना लंबा लंबा कैलकुलेट करने कहीं नहीं आने वाला, कोई क्वेश्चन में ये सब कैलकुलेट करने नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात हो रही है अभी। जहां पे कैलकुलेशन की बात होगी, कैलकुलेशन आसान आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझना होगा ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे सिस्टम ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और फोर्स का। चलो, जब वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स मिल गया, तो अच्छा चलो एक एग्जांपल था पहले। मान लो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने यहां से ठोक किया, इस पाथ से वो जा रहा है। ठीक है, दिवाली में बम में आग लगा के कभी फेंका है? फेंकने की कोशिश करते हैं ना, बेड़ी बम लिया, आग लगाई और फिर उड़ा दिया, हवा में जाकर कहीं फूटता है। बिल्कुल वही केस है यहाँ पे। एक पार्टिकल है, एक बम है जिसको यहां से फेंका गया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा था और यहां पहुंचने के बाद इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा? ये तो इंटरेस्टिंग बात है। एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा? बम फूटने के बाद क्या होने वाला है? क्या होगा? क्या लग रहा है? सब कुछ इधर उधर भागेगा, सब कुछ इधर उधर भागेगा, लेकिन याद करो हमारा यह था, पहले ही हम लोग बात किए थे कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, इस पिक्चर से देखो, प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या था? सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। एक्सप्लोजन के पहले, यहां तक के पहले इस पार्ट में जो भी हमारा पटाखा था, बम था, एक बम था, छोटा सा पॉइंट मास था, वह इस पाथ पे जा रहा था। तो यहां तक सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या था? यही था, सेंटर ऑफ मास का पाथ यही था ना। फिर यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, फिर सब कुछ अलग अलग दिशा में भागने लग गए, बहुत जोर से आवाज भी होती है और पार्टिकल सब अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लग जाते हैं। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। इसके बाद कौन सा पार्टिकल कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब सेंटर ऑफ मास फिर भी होगा अलग अलग पार्टिकल्स का। एक्सप्लोजन होने के बाद सेंटर ऑफ मास तो होना चाहिए। सारे n पार्टिकल्स को अगर इकट्ठा कर लेंगे, n पार्टिकल्स जो एक्सप्लोजन के बाद बन जाएंगे, उन n पार्टिकल्स का
एक सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी में फिजिक्स में होना तो चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा, और यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रैगमेंट्स का पाथ यही होगा, ये प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तो नहीं ना कि मैं बोल रहा हूं तो मान लोगे, कुछ तो रीजन होना चाहिए इसके पीछे। तो यही रीजन हम लोग यहां से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या बात की थी, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा यह किस पर डिपेंड करेगा? फोर्सेस के ऊपर, F1 F2 F3 F4, अलग अलग सारे n फोर्सेस के ऊपर, जितने भी फोर्सेस हैं। और हमने यह भी बात की थी कि F एक्सटर्नल को ही हमें कंसिडर करना है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो पेयर में आएंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, होता है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन हमेशा वैलिड होता है, इंटरनल फोर्सेस जब भी आएंगी पेयर्स में आएंगी और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स वैलिड होगी, है ना। एक्सटर्नल फोर्स ही लगेगी, कंसिडर करना है हमें इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर करना है हर एक पार्टिकल के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, एक्सप्लोजन के पहले एक्सटर्नल फोर्स कुछ था क्या पार्टिकल के ऊपर? एक्सप्लोजन से पहले एक्सटर्नल फोर्स कुछ था? नहीं था ना? था, सोचो। ग्रेविटी, mg ग्रेविटी थी एक एक्सटर्नल फोर्स, उसके अलावा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन यहां पे जो भी फोर्स लगे थे वो सारे कौन से थे? इंटरनल फोर्सेस थे। उस बम के अंदर में कुछ हुआ था, बम के अंदर में केमिकल रिएक्शन हुआ था, इंटरनल फोर्सेस थे वो, एक्सटर्नल फोर्स एक भी नहीं था। इंटरनल फोर्सेस थे, मतलब ऑल द फोर्सेस ऑकर इन पेयर, occur in pair and cancel out each other, होता है ना यह, cancel out each other, मतलब नो नेट फोर्स, एक्सप्लोजन के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इस पर पार्टिकल पर नहीं लगी थी। एक्सप्लोजन के बाद mg इज अगेन एक्टिंग ना, mg अब ये इकट्ठा नहीं है, m1g हो गया, m2g हो गया, mng हो गया, इस तरह से सारे के सारे पार्टिकल्स पे अलग अलग फोर्स लग रही है, m1g m2g m3g m4g, इस तरह से। तो एक्सप्लोजन के पहले भी तो यही था, अलग अलग पार्टिकल्स पे सेम फोर्स लग रही थी mg, और उसका हमने टोटल कर रखा था mg, कैपिटल mg निकाल करके। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल mg होना था। एक्सप्लोजन के पहले भी कैपिटल mg था, एक्सप्लोजन के बाद भी कैपिटल mg ही फोर्स है ना। तो नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन जो पहले था वहीं रहेगा, एक्सेलरेशन जो फोर्सेस जो पहले थी वहीं रहेंगी, तो एक्सेलरेशन भी जो पहले था वहीं रहेगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो पहले था, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से डिटरमाइन किया था, उसी पाथ पे सेंटर ऑफ मास चलता रहेगा, सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे जाएगा। इसका मतलब क्या कि एक पार्टिकल यदि इधर भागेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल को इधर भी भागना होगा, एक यदि इधर भागेगा तो करस्पॉन्डिंगली एक पार्टिकल इधर भी भागेगा। बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास का पाथ सेम रह जाएगा, बाकी जो इधर उधर भागने वाले पार्टिकल्स हैं सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रैगमेंट्स डज नॉट चेंज। समझ में आ रही है बात? फिर हम लोग आते हैं लीनियर मोमेंटम के ऊपर। लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते थे? P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंटम ऐड कर दो तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा।
मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा। मोमेंटम एक पार्टिकल का होता है, अगर n पार्टिकल्स का मोमेंटम लेना है तो मोमेंटम का प्लूरल चाहिए, प्लूरल होता है मोमेंटा, मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। वही जो इक्वेशन अभी तक हम लोग देख रहे थे, सेम इक्वेशन है जो अभी तक देख रहे थे, सेम है। m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 से हमें मिल जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंटम, जिसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। यानी कि फाइनल मोमेंटम जो होगा कैपिटल P इजिकल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान है। अब जब ये आसान है तो मतलब ये भी है ना कि अगर dp बाई dt 0 है, इफ f इज इक्वल टू 0, नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल फोर्स को कभी सोचना भी नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा इंटरनल फोर्स 0 है, इंटरनल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, एकदम समझ लो, एकदम घुसा लो। इंटरनल फोर्स की हम लोग कहीं बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की। यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब हमें पता है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वहीं सब कुछ वैलिड रहेगा, है ना, वही सब कुछ वैलिड रहेगा। तो dp बाई dt इजिकल टू नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 0, यानी कि मोमेंटम इज कांस्टेंट। कुछ भी नया नहीं है, ये तो हम लोग बहुत देर से देखते आए हैं, जब से फिजिक्स स्टार्ट हुआ यही सब सीख रहे हैं। कुछ और सीखा भी है क्या फिजिक्स में अभी तक? मोमेंटम इज 0। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी तो सबको पता है ना क्या होता है, 10th में बहुत पढ़ा है, 11th में आने वाला है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? पिक्चर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसे बात करो। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ वन लार्ज न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियस। कुछ इस तरह से हम लोग फोटो भी बनाते थे। एक बड़ा न्यूक्लियस है जो टूट जाता है, एक छोटा न्यूक्लियस यहाँ पे आता है और दूसरा छोटा न्यूक्लियस इधर में आता है। एंड यदि इसका कैपिटल M मास है तो इसका मास M1, इसका मास M2, और हम लोग लिखते थे M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कैपिटल M। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करते थे। याद है सब कुछ? तो आसान ही है। उसी रेडियो एक्टिविटी पे अब हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम या पाथ ऑफ द पार्टिकल्स, ये बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल के पाथ की बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी में जब एक लार्ज न्यूक्लियस रेडॉन, RA इज द फॉर्मूला ऑफ रेडॉन, याद है? RA रेडॉन, जब यह डिसइंटीग्रेट करके एक, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, RA से रेडियम होता है ना, रेडियम जब डिसइंटीग्रेट करता है तो एक रेडॉन देता है और एक हीलियम देता है या अल्फा पार्टिकल देता है। अल्फा पार्टिकल और He2+ और हीलियम न्यूक्लियस। याद है ये सब कुछ? नहीं भी याद है तो भी चलेगा, इतना दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जब रेडियम डिसइंटीग्रेट करता है तो रेडॉन देता है और एक हीलियम न्यूक्लियस देता है। ठीक है, चलो इस नाम को मैं मिटा देता हूं, नाम से कुछ मतलब नहीं है अभी ज्यादा। तो ए स्लो मूविंग रेडियम पार्टिकल, इस तरह से रेडियम स्लो मूविंग जा रहा था इस तरीके से, और मान लो इस पॉइंट पर आने के बाद यह डिसइंटीग्रेट करता है, और डिसइंटीग्रेट करने के बाद रेडॉन का पाथ इस तरफ चला जाता है, यह रेडॉन, और हीलियम कुछ इस तरफ से चला जाता है। ठीक है, ऐसा होने के बाद सेंटर ऑफ मास इस दोनों पार्टिकल्स का कहाँ रहेगा? पता नहीं, पता लगा सकते हैं हम लोग, पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स।
एक्सटर्नल फोर्स, ये रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, यहाँ पे जो डीके हुआ था, द फोर्स आर एक्सटर्नल या इंटरनल? फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस होता है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस, बोले तो इंटरनल फोर्स। सारा कुछ इंटरनल फोर्सेस होगा यहाँ पे, मतलब बाहर से तो हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो इससे हमें पता चल गया ना कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो जो वेलोसिटी पहले थी सेंटर ऑफ मास की v, वही वेलोसिटी यहां पर भी रह जाएगी, वेलोसिटी v। स्ट्रेंज, कितना कुछ हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गई, इतनी सारी एनर्जी रिलीज हुई, रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, एनर्जी गई कहां, कहां गई एनर्जी? वेलोसिटी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बढ़ गई है, रेडॉन की अलग से वेलोसिटी नापेंगे और हीलियम की वेलोसिटी नापेंगे, दोनों की वेलोसिटी बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स हम लोग वेक्टर्स के लगा सकते हैं, हीलियम का वेलोसिटी पाथ इस डायरेक्शन में है, चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये देखो यही वेक्टर मान लो हीलियम की वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है, हीलियम की वेलोसिटी का वेक्टर यही है, तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो एक इस पाथ में होगा और एक वाई एक्सिस की तरफ आएगा, आएगा। सिमिलरली रेडॉन का भी दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, चलो ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूं, एक पाथ इस डायरेक्शन में आएगा और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो यह वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है और इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, एक पॉजिटिव आएगा, हीलियम पॉजिटिव मोमेंटम देगा, रेडॉन का नेगेटिव मोमेंटम देगा, और एक्स एक्सिस पे जो मोमेंटम है यह कंजर्व रह जाएगा, मतलब वेलोसिटी हीलियम की भी बढ़ गई है, रेडॉन की भी बढ़ गई है। ये जो स्लो मूविंग रेडॉन रेडियम था पहले, रेडियम जो स्लो मूविंग था पहले, इससे दो जो पार्टिकल्स मिले, दोनों की वेलोसिटी बढ़ी है, दोनों की वेलोसिटी बढ़ गई है, वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, बट मोमेंटम ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास इज सेम। इंडिविजुअली बात करोगे तो हीलियम का मोमेंटम बढ़ा है, रेडॉन का मोमेंटम भी बढ़ा है, हीलियम का मोमेंटम भी बढ़ा है, रेडॉन का भी मोमेंटम बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल जो है मोमेंटम 0 है। तो इसी प्रॉब्लम को स्टडी करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, मान लो हम लोग खुद आकर के रेडॉन पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं, नाउ वी आर सिटिंग एट द सेंटर ऑफ मास, हम लोग खुद ही सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं, ठीक है। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं, मतलब यहाँ पे रेडॉन के साथ बैठे हुए, रेडॉन पार्टिकल के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, इतना सा रेडॉन, इतने सारे हम लोग, एंड एवरीबडी इज सिटिंग ऑन दैट रेडॉन, मान लो थोड़ी देर के लिए। इस बात को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी में हमने देखा था, याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना, बहुत इंटरेस्टिंग है यह। यदि हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाकर खुद बैठ जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा डायग्राम, हम लोग रेडियम के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, अब जहां भी घूम रहा है रेडियम घूम रहा है, हम लोग एक बोट पे बैठे हैं, बोट इधर उधर जा रही है, कुछ ऐसा मान सकते हो हम लोग तो बोट के ऊपर बैठे थे, जैसे ही रेडियो एक्टिविटी हुई,
रेडॉन इधर जाएगा और हीलियम दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम सेम रहेगा, यानी कि हम लोग बोट पे थे, अभी भी बोट पे ही रहेंगे, सेंटर ऑफ मास भी बोट पे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे रहेगा, लेकिन दोनों पार्टिकल्स जो है दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तभी तो हीलियम का मोमेंटम पॉजिटिव आएगा, रेडॉन का मोमेंटम नेगेटिव आएगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे सब कुछ। तो सेंटर ऑफ मास जो रेडियो एक्टिविटी के पहले यहां पर था, अभी भी यहीं पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, इसमें भी बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। एक्सप्लोजन टाइप का ही केस है, जैसा आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। रिलेट कर पा रहे हो? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल ही रहने देना है। एक और एग्जांपल देखें क्या? कई स्टार सिस्टम हमारे यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स होते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में क्या है, देर इज वन सन या स्टार इसको बोल सकते हैं, एंड 8 प्लैनेट्स। लेकिन हमारे यूनिवर्स में कई सिस्टम ऐसे हैं जिसमें 2 सन होते हैं, 2 सन होते हैं एंड 0 प्लैनेट्स। पढ़ा है ऐसा? नहीं पढ़ा है तो आगे आएगा। इसमें 2 सन 2 होते हैं और प्लैनेट्स नहीं होते हैं। तो अब जब हमारे पास 1 सन और 8 प्लैनेट थे तो सन के चारों बगल सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अब सन 2 है, प्लैनेट है ही नहीं, तो कौन किसके अराउंड घूमेगा? बहुत अजीब से पाथ में वो लोग घूमते हैं फिर इस तरीके से, जो यहाँ पे दिया है। पहला सन S1 मान लो, पहला सन को, दूसरा सन S2 है। पहले सन का पाथ कुछ इस तरह से जाएगा, दूसरा सन पहला सन ही चाहिए इस तरह से जा रहा है, और ये डॉटेड लाइन से हमारा दूसरा सन है। अजीब अजीब से पाथ पे जाते हैं, कैसा कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ लग रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है उनका फिर। लेकिन फिर से कंसीडर करो, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कुछ एक्सटर्नल फोर्स कुछ है? सन 1 विल अप्लाई अ फोर्स ऑन सन 2, सन 2 विल अप्लाई अ फोर्स ऑन सन 1। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे लगा देंगे, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे लगा देंगे, एंड न्यूटन्स पेयर ऑफ फोर्सेस होगा ये, न्यूटन्स पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होगा, ऐसा ही। इक्वल एंड अपोजिट मतलब नो नेट फोर्स फिर से आ जाएगा। नो नेट फोर्स मतलब सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड या कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। सेंटर ऑफ मास या तो फिक्स्ड है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर से मान लो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे आके बैठ गए। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एक सन यहां पे है, एक सन यहां पे है, दोनों का सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में कहीं पे आएगा। हम लोग उसी सेंटर ऑफ मास पे जाकर के बैठ गए। तो जब यहां से हम लोग देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहां से लगेगा कि दोनों स्टार इस सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट कर रहे हैं। दोनों स्टार, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, और दोनों मिलकर के इस सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट कर रहे हैं इस तरीके से। मैटर कितना सिंपल हो गया। इधर का डायग्राम देखो क्या कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ मास पे पहुंच गए, जैसे ही हम लोग दोनों स्टार के बीच में पहुंच गए, मोशन बहुत सिंपल हो गया। दोनों स्टार सेंटर ऑफ मास के चारों बगल रोटेट कर रहे हैं, जैसा होता है हर जगह, जैसा होता है हमेशा वैसा ही हो गया, रोटेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास पे हम लोग इसीलिए जा सके बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना। यदि एक्सटर्नल फोर्स होगा तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे जाकर के ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। यदि एक्सेलरेशन होता सेंटर ऑफ मास का तो अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, सेंटर ऑफ मास इज फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। फर्स्ट लॉ क्या था?
System at rest remains at rest or moves with constant velocity unless and until external force is applied on it. सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें जो दिया था सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। हम लोग जब खुद ही सेंटर ऑफ मास पे आ गए हैं तो सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, वेलोसिटी को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। बोथ द स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर। ओके, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैथ्स में जाओगे, मैथ्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑल्दो मैं फॉर्मूले हर जगह दे रहा हूं, ये सारे मुश्किल मुश्किल से फॉर्मूले जो देखने में लग रहे हैं, इन सबसे बिल्कुल नहीं घबराना है। इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। सीबीएसई में ये सबको अप्लाई करके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तभी इन सब की जरूरत पड़ेगी। अगर सीबीएसई में रहना है या मेडिकल में जाना है तब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जिनको फिजिक्स में बीएससी करना है या इंजीनियरिंग में जाना है सिर्फ उन्हीं के लिए इसकी जरूरत है। अभी किसी को जरूरत नहीं है, तो इससे घबराना नहीं है, इसको याद कर लेना। सिर्फ फॉर्मूले मुश्किल फॉर्मूला है, समझ करके सिर्फ याद कर लेना है। कॉन्सेप्ट समझते जाना है। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में सेट होते जाएगा, फॉर्मूला भी याद होते जाएगा, है ना। ये बड़े डरावने से फॉर्मूले लग रहे हैं सारे के सारे। सिर्फ याद करना है, इसको अप्लाई नहीं करना है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।